आज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का देश भारत बन गया है। चाइना को पीछे डालकर इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का देश तो बन गया है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्लियामेंट, इसके बारे में सोचेंगे तो चाइना का नाम आता है। लेकिन क्या चाइना के पार्लियामेंट में, मतलब नेशनल असेंबली में, डेमोक्रेसी है? तो इसका जवाब है नहीं। दूसरी ओर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इस बारे में हम सोचेंगे तो नाम आता है ग्रीस। सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, इसके बारे में सोचेंगे तो नाम आता है ब्रिटेन। लेकिन सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहेंगे तो नाम आता है अमेरिका। सबसे पावरफुल फर्स्ट हाउस कहेंगे तो नाम आता है ब्रिटेन। लेकिन सबसे सेकंड पावरफुल हाउस कहेंगे तो नाम आता है अमेरिका। लेकिन इन सब सवालों पर आज यहाँ पे बात करने के लिए मैं आया नहीं हूँ। मेरा सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, वो पार्लियामेंट इंडिया की नई संसद है। इस नई संसद के सामने कई सवाल हैं, जो सवाल 1947 से चल रहे हैं। 1946 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लंदन में कहा था कि संविधान अच्छा है या बुरा है, सक्सेसफुल है या फेलियर है, ये हम आज नहीं कह सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि इस पार्लियामेंट में कौन आ रहा है और इस पार्लियामेंट को कौन, इस संविधान को कौन चला रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी सवाल के साथ दूसरा एक स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ है, हम सिर्फ स्वतंत्रता मना नहीं रहे हैं, हमारे पास सिर्फ अभी संसद आई नहीं है, तो हमारे पास स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आई है और इस आज़ादी के साथ कुछ आवाज़ भी आए हैं जिसको हमको संभालना जरूरी है। मतलब यही है, सिर्फ आवाज़ नहीं, अभिव्यक्ति को संभालना जरूरी है। इसी साथ हम महात्मा गांधी के बारे में भी सोच सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमारी पार्लियामेंट की पहली बैठक, मतलब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, उसके बारे में जब जो नोट लिखा था बाबू जगजीवन राम, इनके हाथ वो नोट संविधान सभा को भेज दिया गया था और वो नोट 9 दिसंबर 1946 ये दिन पढ़ा भी गया था पार्लियामेंट में। और उस संविधान सभा में उस नोट पर सभी संसद सदस्यों ने सहमति भी दर्शाई थी। उस नोट में लिखा गया था कि हमारी जो संविधान रचना रहेगी वो कैसी रहेगी, तो वो ऐसे रहेगी जिसमें हमारे देश का जो सबसे गरीब, सबसे आम आदमी, जो वर्स्ट और लास्ट स्टेटस में जी रहा है, उसकी आवाज़ सुनने वाला, उसके लिए काम करने वाला, ऐसा सोच और ऐसी संधि बनाने वाला होना चाहिए जिसमें लास्ट टू लास्ट पर्सन को भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन सब महान नेताओं के विचारों पर खड़ा संविधान जो आगे काम कर रहा है, 26 जनवरी 1950 से जिस संविधान से हमारे संसद का काम चल रहा था, वो आर्टिकल 79 में संसद की रचना लिखी गई है। उस संसद में लिखा है, संसद की रचना में लिखा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलाकर बनती है संसद। और ये संसद, जिस संसद से हम काम कर रहे हैं, वो पुरानी संसद थी जो 100 साल से ही ज़्यादा काल से काम कर रही थी। उस संसद को हम अभी नए सिरे से काम चला रहे हैं। फिलहाल आज चर्चा का सबसे बड़ा सवाल और सब्जेक्ट ये है कि हम कुछ दिन लास्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि इस पार्लियामेंट का उद्घाटन कौन करेगा। प्रेसिडेंट करना जरूरी है, वो सबसे अहम पद पे है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट का इंटरनल पार्ट है, इसीलिए प्रेसिडेंट के हाथों से उस पार्लियामेंट का
उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन इस पर जो अर्जी आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन उद्घाटन करना चाहिए था, सवाल ये है कि पार्लियामेंट जिस ऑब्जेक्टिव से काम करती है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे सोच होती है, जिसके लिए काम करना जरूरी है, क्या उसको वैल्यू दिया जाता है या उसको वैल्यू दिया जाने वाला है, इसके ऊपर बात होना सबसे ज़रूरी है। लेकिन हम सभी बातों पर डाइवर्ट हो चुके हैं। मतलब यही है 2020 में, मतलब 2021 में सिंगापुर के पार्लियामेंट में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर्स बात कर रहे थे इंडिया के डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में, जो कल्चर 1950s टू 1965 के बीच में था, जो इंडिया के पार्लियामेंट में डिस्कस डिबेट होते थे, उस टाइप के डिस्कस और डिबेट सिंगापुर में भी होना चाहिए। इसका आदर्श जो डिस्कस हो रहा था सिंगापुर का पार्लियामेंट में, मतलब यही है कि इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस सिंगापुर के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दे रहे थे तभी भी इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की जा रही थी। नंबर 3, बराक ओबामा जब इंडिया के पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे तभी भी इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उन्होंने सराहना की थी। नंबर 4, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दे रहे थे तभी भी इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की जा रही थी। और सबसे अहम और बात है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब यूरोपियन यूनियन के सामने स्पीच दे रहे थे तभी भी इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की ही बात की जा रही थी। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आज आपके सामने मैं कुछ 10 सवाल खड़ा कर रहा हूँ, जो 10 सवाल पिछले 70 साल में भी सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। तो आज भी मेरा सवाल यही है कि हमारी पार्लियामेंट क्या इस 10 सवालों पर सच में बात करने वाली है या इस 10 सवालों पे बात हो सकती है। सबसे बात ये नहीं है कि बात होती है या नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट सिर्फ कानून बनाती नहीं, उस पर काम भी करती है। पार्लियामेंट सिर्फ आवाज़ सुनती नहीं, उसके ऊपर अमल भी करती है। पार्लियामेंट एक सिर्फ सोच नहीं, वहाँ पे सवाल भी है। जो सवाल सोचने का, सवाल पूछने का संधि हर एक पार्लियामेंट मेंबर को मिलना जरूरी है। जो होती है या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गौर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब कुछ दीवार नहीं, कुछ इमारत नहीं। तब पार्लियामेंट ऐसी एक जगह है जहाँ पे कई सवाल, कई समाज, कई सोसाइटीज़, कई विचार, कई आदर्श, कई दुख, कई सुख, इन सभी को इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल वैल्यूज़ दिया जाना जरूरी है। उससे आगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सबसे हाईएस्ट जो प्लेस है वो बस पार्लियामेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के सिवाय शून्य है और डेमोक्रेसी लोगों के सिवाय शून्य है। इसीलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइड में लोगों का सुनना जरूरी है, लोगों के लिए काम करना जरूरी है, और वो काम करने की जगह है पार्लियामेंट, जहाँ पे इन सभी बातों पर बस बात करना नहीं, काम करना जरूरी है। और 70 साल में जो सबसे 10 सवाल जो तत्कालीन 1946 के संविधान सभा के पहली बैठक से, मतलब 46 के से 1950 तक के सभी बैठकों में और 1950 के आगे भी जिस सवाल पर हमेशा बात की गई लेकिन काम नहीं हुआ है, इसी बारे में एक सबसे बड़ा पहला सवाल आता है, वो एजुकेशन का। आज 70 साल में हम एजुकेशन पे एक सबसे बड़ा लॉ जो एग्जीक्यूट कर पाए और सभी को इक्वल एजुकेशन मिले, इसके बारे में आज तक लॉ नहीं कर पाए हैं। 2009 में एजुकेशन पे लॉ आ गया, लेकिन वो सिर्फ 14 तक के स्टूडेंट को एजुकेशन देने के लिए, वो भी 60 साल के बाद आ गया, जिसका आज भी एजुकेशन जितना चाहिए उतना नहीं है। और आज एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन इक्वल, एजुकेशन
पावरफुल नहीं होने के वजह से दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का। आज इंडिया की आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ गई है उतने ही वे से ज़्यादा बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे वर्स्ट लेवल पे लास्ट 6 ईयर में ज़्यादा बढ़ गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज कम से कम 28 करोड़ लोग पॉवर्टी लिस्ट में आते हैं, और जो जी रहे उसमें मतलब 28 करोड़ में से कम 11 करोड़ लोग दिन में एक ही बार खाते हैं। इतना वर्स्ट पॉपुलेशन का जीना आज देश में है। इसी के वजह से 1947 में जो तत्कालीन स्वतंत्र सेनानी, संविधानकार, इन सबके मन में सवाल था कि आम आदमी के कीमान जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, हाउस मिलना जरूरी है, वो भी आज तक हम दे नहीं पाए। 28 करोड़ जनता मतलब दुनिया के कई देश है जिनकी उतनी पॉपुलेशन नहीं, उतने हमारे देश में पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ये 3 सवाल आज सबसे अहम है एक स्टैंड में। दूसरा स्टैंड है फार्मर्स। आज हमारी इकोनॉमी का बैकबोन समझते हैं फार्मर्स। आज खेती में जो भी प्रोडक्शन आता है उस प्रोडक्शन में कौन सा प्रोडक्शन है जिसको गवर्नमेंट बाय लॉ मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रोटेक्ट करती है, एक भी नहीं है। आज पंजाब के खेतकरियों ने एक सबसे बड़ा आंदोलन भी किया, खेती विषयक बिल को रिजेक्ट भी करवा लिया। लेकिन क्यों? इसीलिए क्योंकि आज जो हम एमएसपी देते हैं वो एमएसपी जस्ट गवर्नमेंट प्लान है, वो लॉ नहीं। और जब तक वो लॉ नहीं बनता तब तक हर फार्मर्स के हर प्रोडक्शन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती नहीं है। इसीलिए आज दुनिया में एक साल में कई देशों में जितने लोग मरते हैं उतने लोग सिर्फ फार्मर्स हमारे देश में सुसाइड करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं हमारे देश में फार्मर सुसाइड का प्रोपोर्शन कितना ज़्यादा है। टोटल पॉपुलेशन में जितने लोग मरते हैं एक देश में, उससे ज़्यादा हमारे देश में फार्मर सुसाइड है। इसी प्रोपोर्शन से आप समझ सकते हैं वर्स्ट कंडीशंस क्या है। उसके बाद में नया जो सबसे बड़ा अहम सवाल आता है इंडिया की सिक्योरिटी का। कई दिनों से हमारे देश में सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या ही है। मतलब नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, इन सब समस्याओं के आगे भी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कई सवाल है जिसके ऊपर लॉ होना जरूरी है। और सिर्फ लॉ नहीं, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट सिर्फ लॉ करने के लिए नहीं, उसका एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट कैसी करती है और जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन करती है उसके ऊपर वो इक्वल और इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में जुडिशरी देखती है नहीं देखती है। उसके हिसाब से पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों पर भी वॉचडॉग करने का काम करती है। लेकिन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में आने वाले लोग इन पर ध्यान देने वाले, इन पर सोचने वाले लोग होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। आज इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, रोड, रास्ते, रेलवेज़, इन सब में जो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, हवा, पानी, ये सब जो मिलना चाहिए आज वो उतना नहीं मिलता है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो भी नहीं मिल रहा है। और जब ये नहीं मिल रहा है तो फिर उस देश में ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम होते जाएंगे, क्योंकि लोग जब उनके कीमान रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होते तब लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशंस को इम्पोर्टेंस देते नहीं। इसका एग्जाम्पल हमारे नेबर कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश। इन सभी देशों में मालदीव डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। इसी के वजह से इन सब वैल्यूज़ पर हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है पार्लियामेंट के सामने जो सबसे आम है
लेकिन वैल्यूएबल है, जो इंडिया के लोगों का हेल्थ है। आज हेल्थ इश्यूज़ जितना हम सोचते हैं उससे वर्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन हम अभी भी आज भी उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। इसका जो दुख है अगले 10 साल में हमको भुगतना पड़ने वाला है। नेक्स्ट सवाल है एनवायरनमेंट। आज एनवायरनमेंट मॉडर्न सवाल है, कंटेम्पररी इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में हमको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, इन सब में जिसकी अहम भूमिका है वो एनवायरनमेंट है, जिसके ऊपर आज जितना ज़्यादा काम करे उतना कम है, लेकिन उस पे ऊपर लोवेस्ट लेवल पे काम चल रहा है। हाईएस्ट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट 10th और इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी, जिसके बारे में आज हम जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि आज जो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इसका मेन बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ाने का काम भी पार्लियामेंट का है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का प्रोटेक्शन करना ही काम पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट में इस सभी वैल्यूज़ का प्रोटेक्शन कैसा करे इसके बारे में सोचना भी पार्लियामेंट्रियन का है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसी बात पर हमें फिर एक बार वापस जाना पड़ता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास, जिन्होंने 70 साल पहले यही बात कही है। हमारे पार्लियामेंट में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इसी के ऊपर हमारे पार्लियामेंट का फ्यूचर है, हमारे संविधान का फ्यूचर है। संसद और संविधान है कैसा और कितना सक्सेस हो जाए ये डिपेंड करता है उसमें कौन लोग बैठे हैं इसके ऊपर। और आज हमारे पार्लियामेंट में जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें ऑलमोस्ट 180 से ज़्यादा लोग जिनके ऊपर हाफ मर्डर, क्राइम्स, धोखाधड़ी, इन सब के आरोप है। मतलब कैरेक्टर कैसा है यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनके हाथ में आज पार्लियामेंट है और संविधान भी है, जिसका फ्यूचर अगला टाइम बताने वाला है। कहने का मतलब यही है, हमारे पार्लियामेंट का रंग कैसा है, हमारे पार्लियामेंट का उद्घाटन कौन किया है, हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कल्चर कैसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 10 पॉइंट्स जो आज मैंने बताया है। ये 10 पॉइंट्स में आम आदमी है, जो आम आदमी का सवाल, आम आदमी का आवाज़, आम आदमी का आगाज़, आम आदमी का अमल जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस आम आदमी को लगेगा कि ये संसद सिर्फ संसद नहीं, मेरा घर है, मेरा मंदिर है। लोकशाही का सबसे बड़ा आवाज़ सुनने वाला हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। ये विश्वास जिस दिन हम कमाएंगे उस दिन संविधान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना अहम काम संसद में हो जाएगा। लेकिन संसद कैसी भी आ सकती है इसका डाउट हमारे संविधानकारों के मन में था, इसीलिए संसद से भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया है वो संविधान है। इसीलिए आज हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे सर्वोच्च वैल्यू कौन है, किसके लिए है, तो बस संविधान है। संविधान के ऊपर कोई नहीं, ना प्रेसिडेंट, ना पार्लियामेंट, ना जुडिशरी, ना कोई आम आदमी। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे वैल्यूएबल है तो हमारा संविधान है। तो संविधान का वैल्यू प्रोटेक्ट करने का काम संसद का है, और संसद इस 10 सवालों पर जिस दिन लॉ करेगी उसका अमल भी देखेगी और उसके बारे में एजुकेशन के लिए हाईएस्ट इम्पोर्टेंस देगी, उस दिन हमारा देश, हमारा संविधान और हमारा आम आदमी इस संसद को ज़्यादा वैल्यू करने के लिए और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बन जाएगा। इसीलिए हमारी संसद इस 10 सवालों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। संसद मतलब संसद में बैठने वाले हमारे जो ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनके दिल में, इनके दिमाग में ये 10 सवाल होना बहुत ज़रूरी है आम आदमी के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।